एक घर में 4 भाई रहा करते थे, लेकिन इन 4 भाइयों में से एक भाई जो है थोड़े गुस्से वाले स्वभाव का है। वो अपने छोटे भाइयों को दबा के रखता था, उनको गालियां देता था, मारता था, पीटता था, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाता था। और उसके पास बहुत सारी ज़मीन भी थी, लेकिन घर के बीच में एक आंगन था जिसकी चौड़ाई लगभग 7 मीटर के आसपास होती है। अब जब भी ये छोटे भाई उस आंगन में कुछ करते थे तो बड़ा भाई क्या करता था, उनको डांटता था, फटकारता था, गालियां देता था। अब इन दोनों भाइयों की शादी होने वाली थी, और जब शादी होने वाली थी तो एक दिन ही उसको गालियां दे रहा होता है छोटे भाइयों को। तो छोटे भाई बड़े भाई के पास जाते हैं और बड़े प्यार से बोलते हैं, भैया आप हमें छोटी छोटी बातों पे गाली देते रहते हैं, इस आंगन के चक्कर में आप हमें मारते हैं, पीटते हैं। अब हमारी शादी होने वाली है, देखिए भैया आपके पास तो बहुत सारी ज़मीन है, हमारे पास छोटी सी ज़मीन है और घर के बीच में ये आंगन है, इसमें अगर हम आते हैं तो आप हमें डांटते हैं, फटकारते हैं। अब हमारी बहुएं आ जाएंगी, मतलब कि हमारी पत्नी आ जाएंगी, तब भी आप ऐसे करेंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। अब बड़ा भाई क्या कहता है, बड़ा भाई कहता है कि अगर तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारी बीवी यहाँ पे आई तो जैसे मैं तुम लोगों के साथ व्यवहार करता हूँ वैसे ही करूँगा, मैं उनको भी गालियाँ दूंगा जैसे तुमको देता हूँ, तो अपनी बीवियों से कह देना कि इस आंगन में झांके ना। अब दोस्तों थोड़े समय बाद उन दोनों छोटे भाइयों की शादी हो जाती है, और शादी के बाद 6 महीने का समय बीतता है। लेकिन दोस्तों 6 महीने बाद कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने कुछ सोचा भी नहीं था। दरअसल 4 कत्ल होते हैं, और 4 कत्ल ऐसे होते हैं जिनकी लाश को कोई पहचान भी नहीं सकता। दरअसल कत्ल करके कातिल ने जो है बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे, और उन छोटे छोटे टुकड़ों को बैग में, बोरों में भर के शहर के अलग अलग इलाकों में फेंक दिया था। अब पुलिस को जैसे ही 4 लाशें मिलती हैं तो पुलिस उनको पहचान नहीं पाती कि ये लाश आदमी की है, औरत की है, बच्चे की है या बूढ़े की है। उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती। पुलिस के पसीने छूट जाते हैं उन लोगों की जानकारी लेने के चक्कर में। लेकिन कातिल से एक ऐसी गलती हो जाती है, उस गलती की वजह से इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हो जाता है। दोस्तों आज की कहानी इन्हीं 4 लोगों के ऊपर है कि जिनका कत्ल हुआ है, और पुलिस ने इस हत्याकांड को कैसे खुलासा किया, इस हत्याकांड का, और कातिल ने कत्ल क्यों किया, आखिर छोटे छोटे हिस्से करने की वजह क्या थी। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है बिहार प्रदेश के कैमूर ज़िले से, और कैमूर ज़िले में एक जगह लगती है मोहनिया। मोहनिया के नज़दीक में ही नेशनल हाईवे 319A है, और 319A के नज़दीक में ही दुर्गामती नदी बहती है। दुर्गामती नदी के ऊपर होकर नेशनल हाईवे का पुल गुजर रहा है। अब दोस्तों होता क्या है, 10 मई 2026 की सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास का समय होता है। इस नदी के पास कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, और जब वो बच्चे खेल रहे होते हैं तभी उन बच्चों में से एक की नज़र जो है नदी के किनारे पे पड़ती है। उस किनारे पे एक हरे रंग का बैग पड़ा हुआ था। अब जैसे ही वो लड़का देखता है कि नदी के किनारे पे एक बैग पड़ा हुआ है, तो वो क्या करता है, वो अपने साथियों को छोड़ के चुपचाप उस किनारे की ओर भागता है। अब ये बाकी के बच्चे देखते हैं कि ये किधर की ओर भाग रहा है, तो वो देखते हैं कि उधर की साइड एक बैग पड़ा हुआ है और एक बच्चा जो है उसके नज़दीक पहुंचने वाला है। तो बाकी के जो और बच्चे होते हैं वो भी दौड़ते दौड़ते उस बैग को लेने के लिए जाते हैं। सबके बीच में झगड़ा होता है कि इस बैग को मैं लूँगा, कोई कहता है कि मैं लूँगा, लेकिन उन बच्चों में से एक बच्चा जो है बैग तक पहले पहुँच जाता है। अब वो उस बैग को खींच लेता है। उस बैग में से अजीब सी दुर्गंध आ रही होती है। इन बच्चों के मन में उत्सुकता होती है कि शायद इस बैग के अंदर कुछ मिल जाए। अब ये बच्चे क्या करते हैं, उस बैग को खोलकर देखते हैं। जैसे तैसे करके ये बच्चे उस बैग को खोल देते हैं। जैसे ही ये लोग उस बैग को खोलते हैं तो खोलते ही उस बैग के अंदर से बड़ी ही बुरी स्मेल आती है, और उसके अंदर अजीब अजीब सी चीज़ें थीं। ये लड़के समझ नहीं पाते थे, देखने में ऐसा लग रहा था कि किसी को काट के इसमें डाल दिया है। अब जैसे ही इन लड़कों ने उसके अंदर इंसान के शरीर के हिस्से देखे तो ये लड़के क्या करते हैं, वहीं पे ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगते हैं। अब ये लड़के ज़ोर ज़ोर से जब शोर मचा रहे थे तो नज़दीक से राहगीर गुजर रहे थे। अब जब राहगीर इन बच्चों की आवाज़ सुनते हैं तो राहगीर चौंक जाते हैं कि आखिर क्या हुआ, ये बच्चे इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। तो आसपास के लोग वहाँ पे जाते हैं नज़दीक, और वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या हुआ।
तो आसपास के लोगों ने देखा कि बच्चों के पास एक बैग है और उस बैग के अंदर किसी के इंसान के शरीर के टुकड़े कटे हुए पड़े हुए हैं। अब जैसे ही आसपास के लोगों ने देखा, तुरंत ही पुलिस को सूचना दी जाती है और जैसे ही पुलिस को सूचना दी जाती है तो थाना प्रभारी, जिले के एसपी, डीएसपी, फॉरेंसिक की टीम, डॉग स्क्वाड, सारी की सारी टीम वहाँ पे पहुँच जाती हैं और उस बैग को कब्जे में लिया जाता है। बैग को खोल के जब देखा जाता है तो उसके अंदर शरीर के टुकड़े होते हैं और टुकड़े बड़े छोटे छोटे होते हैं। उसे देखकर ऐसा नहीं लगता, पता नहीं चलता है कि ये आदमी है, औरत है, बच्चा है, बूढ़ा है, कौन है, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। शरीर के टुकड़े थे लेकिन सर नहीं था। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उस बैग को उठा के फॉरेंसिक के पास भेजते हैं और पोस्टमार्टम के लिए उस लाश के टुकड़ों को भेज दिया जाता है। अब इधर में पुलिस वाले क्या करते हैं, आसपास के पूरे इलाके को छान मारते हैं कि शायद पुलिस को कोई सबूत मिल जाए। अब पुलिस वहाँ पे ढूंढ ही रही थी कि थोड़ी ही दूरी पर एक और बैग पड़ा हुआ था। अब उस बैग को भी खोल के देखा जाता है और जब उस बैग को खोल के देखा जाता है तो दोस्तों उसके अंदर भी एक लाश के टुकड़े पड़े हुए थे और उस लाश के टुकड़ों के पास भी उनका सर नहीं था। अब सर नहीं था तो पहचान भी नहीं हो सकती और जो कपड़े थे उनमें कोई आईडी वाईडी भी नहीं थी कि पता चल जाए कि भाई ये किसकी लाश है, कहाँ से कौन आया है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, हर जगह चप्पे चप्पे को छान मारते हैं और दूसरी लाश को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस वाले ये जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये दो बॉडी किसकी हैं और कहाँ से आई हैं और किसने इनका कत्ल किया है। अब पुलिस वाले इन लोगों की पहचान करने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी क्या होता है दोस्तों, अभी 48 घंटे का समय भी नहीं बीता था। 12 मई 2026 की बात है। कैमूर जिले का ही थाना लगता है रामगढ़ और रामगढ़ थाने के नज़दीक में ही कर्मनासा नहर बहती है। कर्मनासा नहर के पास से किसान गुजर रहा था और जब वो वहाँ से गुजर रहा था तो वहाँ पे उसे एक बोरी दिखती है और बोरी में से अजीब सी बदबू आ रही थी। अब किसान उस बोरी के पास जाता है और उसे ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि बोरी में से जो है ब्लड रिस रहा था। अब किसान ने जैसे ही उस बोरी में से ब्लड को रिसते हुए देखा, उसके ऊपर मक्खियाँ भी भिनक रही थीं और बुरी बदबू आ रही थी। अब जैसे ही किसान ने उसको देखा तो किसान क्या करता है, तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस फिर से मौके पर जाती है, उस बोरी को खोल के देखा जाता है। बोरी को खोल के देखा जाता है तो पता चलता है कि उसके अंदर भी एक लाश है, उसके भी शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए गए हैं। अब पुलिस वाले चौंक जाते हैं कि 48 घंटे के अंदर 3 लाशें मिल गई हैं। अब पुलिस वाले जब वहाँ पे आसपास के एरिया में छानबीन कर रहे थे, थोड़ी ही दूर पे एक और बोरी मिल जाती है, उसमें एक और लाश होती है, उसके भी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसका भी सर नहीं होता। 4 लाश 48 घंटे के अंदर पुलिस को मिल चुकी थी और उन चारों लाशों को जो मारने का तरीका, जो काटने का तरीका था वो सेम था, यानी कि उन चारों लाशों के सर नहीं थे, शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए गए थे, लेकिन पहचान के लिए उन चारों लाशों के आसपास कुछ भी नहीं था। अब जब कुछ भी नहीं था तो पुलिस वाले क्या करते हैं, आसपास की जितनी भी चौकी हैं, थाने हैं, सब जगह पे ये खबर फैला देते हैं कि 4 लाशें पाई हैं और आसपास में अगर कोई गुमशुदा हो गया हो, किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई हो तो उसके बारे में जानकारी मिल जाए। लेकिन किसी की भी गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिखी थी, कोई भी गायब नहीं था। अब जब कोई गायब नहीं है तो ये लाशें किसी को बाहर से लेके आया है, मार के लाया गया है, यहाँ पे फेंक दिया है, या इसी इलाके की हैं, अब कैसे पता चले? कोई आईडी नहीं, कोई सबूत नहीं, कुछ भी नहीं। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, सारे शहर में वायरलेस करवा देते हैं और वायरलेस में बताया जाता है कि 4 लोग गुम हुए हैं, हमें 4 लाशें पाई हैं। अगर किसी के भी संपर्क में कोई गायब हुआ है और कोई भी इन 4 लोगों के बारे में जानता है, कैसी भी सूचना कोई हमें पुलिस वालों को देगा इन 4 लोगों के बारे में, तो पुलिस उसे 50,000 रुपये का इनाम देगी। यानी कि पुलिस ने 50,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया था। अब पुलिस ने 50,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया, लेकिन किसी को भी इन 4 लोगों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती। पुलिस के पसीने छूट जाते हैं इन 4 लोगों के बारे में जानकारी लेने में, क्योंकि पूरे ज़िले में शोर हो गया था कि कहीं पे बैग में तो कहीं पे बोरी में, ऐसे ऐसे करके 4 लाश पाई हैं, सर किसी का भी नहीं है। अब पुलिस वाले ये जानकारी ले ही रहे थे, तभी क्या होता है दोस्तों, पुलिस के पास पोस्टमार्टम हाउस में से फ़ोन आता है और पोस्टमार्टम हाउस में से बोला जाता है कि आपको एक बार पोस्टमार्टम हाउस आना चाहिए ताकि आपको हम कुछ बता सकें। अब पुलिस के पास जैसे ही फ़ोन आता है पोस्टमार्टम हाउस से, तो पुलिस क्या करती है, सीधे ही पोस्टमार्टम जाती है।
पोस्टमार्टम हाउस में जाके देखा जाता है और डॉक्टर साहब से बात की जाती है। और जब डॉक्टर साहब से बात की गई थी तब जाके डॉक्टर साहब ने उन सारे हिस्सों को जोड़ दिया और सारे हिस्सों को जोड़ने के बाद एक थ्योरी उनके सामने रखी। दरअसल ये जो 4 आदमी थे, इसमें एक महिला थी, एक पुरुष था और 2 बच्चे थे। 4 लोगों की लाश थी। देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो ये पूरा परिवार है, लेकिन जो काटने वाला है उसका तरीका एक ही था। उसने उन सभी को एक ही तरीके से काटा था, गर्दन भी अलग कर दी थी, लेकिन कोई पहचान के लिए कुछ भी नहीं था। तब जो डॉक्टर हैं जो पोस्टमार्टम कर रहे थे, वो डॉक्टर जो हैं पुलिस को एक चीज़ दिखाते हैं। दरअसल एक बच्ची की जो लाश थी उसने कपड़े पहने हुए थे और उस कपड़े के ऊपर एक टैग लगा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो आंगनबाड़ी में पढ़ने वाली ये कोई बच्ची है और उसी की लाश है। और उस टैग के ऊपर जो दर्जी है उसका पूरा पता लिखा हुआ था। अब पता जैसे ही लिखा हुआ था तो पुलिस वाले क्या करते हैं, उस दर्जी के पास जाते हैं, उसकी दुकान पे जाया जाता है, उसे उसका टैग का फ़ोटो दिखाया जाता है और फिर उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे कपड़े कहाँ कहाँ पे जाते हैं, कहाँ कहाँ के आंगनबाड़ी के लोग तुम्हारे पास आते हैं इन कपड़ों को सिलवाने के लिए। तब वो दर्जी बताता है कि साहब मैं सिर्फ रामगढ़ के लोगों के लिए काम करता हूँ, मेरा काम इतना ज़्यादा चलता नहीं है, आसपास के ही लोग आते हैं मेरे पास और वही कपड़े सिलवाते हैं। अब आंगनवाड़ी का ड्रेस है, वो भी बताता है कि आंगनवाड़ी की ड्रेस है, आपको आंगनवाड़ी वालों से संपर्क साधना चाहिए। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस वाले क्या करते हैं, ज़िले में जितने भी आंगनवाड़ी हैं उन सभी आंगनवाड़ी वालों से संपर्क करते हैं। लगभग 50 से 60 आंगनवाड़ी केंद्र थे जहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे, जहाँ से उन्हें अनाज वगैरह मिलता था। अब पुलिस जो है हर एक आंगनवाड़ी केंद्र पे जाती है और वहाँ पे जाके वो फ़ोटो दिखाया जाता है और आंगनवाड़ी में जो टीचर होती हैं, आंगनवाड़ी की जो महिलाएं होती हैं, उनसे पूछा जाता है कि आपके पास कोई ऐसा बच्चा या बच्ची है जो कि आपके पास लंबे समय से नहीं आ रहा हो। अब बहुत सारी आंगनबाड़ियाँ घूम लिए होते हैं लेकिन कोई ऐसा बच्चा भी नहीं होता। तभी अचानक से क्या होता है दोस्तों, रामगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही डहरक एक जगह है, वहाँ की आंगनबाड़ी की एक महिला होती है। वो बताती है कि हमारे आंगनबाड़ी में 5-6 मई से एक बच्ची है जिसका नाम है प्राची, उम्र है 4 साल के आसपास। वो 5-6 मई से आ नहीं रही, वो उसके घर वाले घर पे हैं नहीं। आप ऐसा कीजिए, उसके परिवार वालों से संपर्क साधिए, शायद वहाँ से आपको कोई जानकारी मिल सके। अब एक नाम सामने आ गया है प्राची, जिसकी उम्र 4 साल के आसपास है और जो लाश मिली है उसकी भी उम्र 4-5 साल की बच्ची के आसपास थी। तो पुलिस वालों को डाउट होता है कि शायद वो लाश प्राची की हो। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, सीधे ही उस प्राची के घर पे पहुंच जाते हैं। प्राची के घर पे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि प्राची के पिता का नाम जो है कृष्ण मुरारी शर्मा है। अब कृष्ण मुरारी शर्मा के घर पे जाया जाता है और जब उसके घर पे जाया जाता है तब जाके पता चलता है कि घर के बाहर ताला लटका हुआ है। अब ताला लटका हुआ है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, अड़ोसी पड़ोसियों से पूछते हैं कि भाई ये कृष्ण मुरारी कहाँ गया। तो अड़ोसी पड़ोसी बताते हैं कि लगभग 4-5 दिन हो गए इनके घर पे ताला ही लगा हुआ है, ये शायद कहीं बाहर गए हैं। अब ये बाहर गए हैं, पुलिस को 4 लाशें मिली हैं, डाउट हो रहा है कि प्राची की भी लाश है उसमें। अब उनसे पूछा जाता है अड़ोसी पड़ोसियों से कि इनके परिवार में कितने लोग हैं, और जब पूछा जाता है तो पता चलता है कि उनके घर में 4 लोग हैं, कृष्ण मुरारी, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे। अब पूरा जो डाउट है, जो शक है, वो कंफर्म हो गया पुलिस को कि जो 4 लाशें मिली हैं वो कृष्ण मुरारी के परिवार की ही हैं। अब कृष्ण मुरारी के ख़ानदान में कौन कौन है ये जानकारी ली जाती है, तब जाके पुलिस को पता चलता है कि कृष्ण मुरारी को मिला के 4 भाई हैं। अब पुलिस क्या करती है, कृष्ण मुरारी के भाइयों के घर पे जाती है, उनसे पूछा जाता है कि कृष्ण मुरारी कहाँ है, उसके बारे में कोई जानकारी है। तो तीनों भाई बोल देते हैं कि भाई हमें तो कोई जानकारी नहीं है, वो ताला लगा कहीं चला गया है। अब जो 2 छोटे भाई होते हैं उनसे जानकारी ली जाती है। छोटे वाले भाई का नाम है विकास गुप्ता। विकास गुप्ता से जब जानकारी ली जाती है तो विकास गुप्ता जो है उल्टे सीधे जवाब दे रहा था। अब जब उल्टे सीधे जवाब दे रहा था तो पुलिस को उसके ऊपर होता है शक, यार ये विकास गुप्ता कह क्या रहा है, कृष्ण मुरारी घर से गायब है, उसका पूरा परिवार गायब है, लेकिन उसके जो 3 भाई हैं उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कृष्ण मुरारी कहाँ है, कहाँ नहीं है, कहाँ गया, कैसे गया, जिंदा है, मर गया है, कोई लेना देना नहीं है। अब विकास गुप्ता से बातचीत हो रही थी। विकास गुप्ता कृष्ण मुरारी का छोटा भाई है।
उससे पूछताछ होती है, तो पूछताछ में वो उल्टी सीधी जवाब दे रहा होता है। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, उसके साथ थोड़ी सख्ती बरतते हैं। और जब विकास गुप्ता के साथ में सख्ती बरती जाती है, तब जाके विकास गुप्ता पूरी कहानी बताता है और वो कहता है कि हाँ, मैंने अपने भाई को मारा है। अब उससे पूछा जाता है, क्यों मारा था तुमने अपने भाई को? और जब उससे पूछा जाता है तो वो बताता है कि मेरा भाई कृष्ण मुरारी गुप्ता, इसने जो है हमारा जीना दुश्वार किया हुआ था। जब इच्छा होती थी हमें मारता था, पीटता था, गालियां देता था। और इसने साल 2020 में अपने साले की जो है कत्ल कर दिया था। साले का कत्ल करने के बाद ये जेल गया था। जेल से उसके बाद उसको जमानत मिल गई, और जब से उसे जमानत मिली है तब से ही वो घर पे रहता है। साले का नाम था सूरज गुप्ता। उसने सूरज गुप्ता का कत्ल किया था। जेल से घर पे आने के बाद कृष्ण मुरारी गुप्ता क्या करता है, अपने घर पे अपना दबदबा कायम कर लेता है। वो गुंडागर्दी करता था, और गुंडागर्दी करने के बाद वो अपने छोटे भाइयों को मारता था, पीटता था, गालियां देता था। साल 2023 में कृष्ण मुरारी को एक ज़मीन का पट्टा मिला था, अच्छी खासी ज़मीन थी, और वहाँ पे कृष्ण मुरारी ने अपना घर भी बना लिया। लेकिन जो उसका पुश्तैनी मकान था, जिसमें जो चारों भाई रहते थे, ये वहाँ पे भी रहता था। अब मकान के बीच में एक आंगन है। आंगन में अगर उसके छोटे भाई कुछ भी करते थे तो उनको गालियां देता था कि सारा काम यहीं पे करते हो, घर के अंदर नहीं कर सकते हो, यहाँ मत आया करो, फलान मत करो, ठिकाना मत करो। मतलब छोटी छोटी बात पे उसे अपने भाइयों को गाली देनी ही थी। अब छोटी छोटी बात पे जब गालियां देनी थी तो उसके बाद क्या होता है, जो दो छोटे भाई हैं, जिसमें से एक का नाम है गौतम गुप्ता, दूसरे का नाम है विकास गुप्ता। ये जो दो छोटे भाई हैं ये बाहर काम करते हैं। ये कभी कभी आते थे, भाई बड़ा बावला हो गया है, मारता है, पीटता है, गालियां देता है, पता नहीं छोटी छोटी बात पे। तो ये दोनों छोटे भाई तय कर लेते हैं कि बाहर काम करेंगे। अब काम करेंगे तो इनकी क्या है, शादी तय हो जाती है। लगभग 6 महीने पहले दिसंबर 2025 में गौतम गुप्ता और विकास गुप्ता की शादी हो जाती है। शादी के बाद उनकी बहू घर पे आती हैं, उनकी बीवियाँ। और जब बीवियाँ घर पे आती हैं और आंगन में आके काम करती हैं तो कृष्ण मुरारी गुप्ता उनको भी गालियाँ देता था। अब जो दोनों भाई हैं गौतम गुप्ता और विकास गुप्ता, ये दोनों जो हैं बाहर काम करते थे। ये दोनों तो बाहर चले जाते हैं, लेकिन जो उन दोनों की बीवियां हैं वो अपने घर पे ही रहती थी। अब कृष्ण मुरारी गुप्ता क्या करता था, उन दोनों बहुओं के साथ में गलत व्यवहार करता था, उनको गालियां देता था, बुरी बुरी सुनाता था, छोटी छोटी बात पे सुनाता था, जिसकी वजह से वो दोनों बहुएं बड़ी परेशान होती थीं। वो अपने अपने पतियों को फ़ोन करती थीं कि आपके भैया ऐसे ऐसे गालियाँ दे रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों भाइयों को बड़ी गुस्सा आती थी। और जब गुस्सा आती थी तो जो विकास गुप्ता है वो क्या करता है, वो अपने एक दोस्त से बताता है, जो उसका दोस्त है वो हरियाणा का रहने वाला है। वो उसे बताता है और कहता है कि यार मेरा भाई से मैं बड़ा परेशान हूँ, वो हमको मारता था, पीटता था, गालियाँ देता था, उसकी वजह से तो हम यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। अब मेरी शादी हो गई है तो शादी के बाद वो मेरी बीवियों को गाली दे रहा है, हम दोनों भाइयों की को। अब क्या करें हम भाई से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो हरियाणा वाला जो दोस्त था वो साफ साफ कहता है कि भाई से इतना ज़्यादा परेशान है तो उसे रास्ते से हटा, मतलब उसका कत्ल कर दे। अरे ऐसे भाई से होने से तो ना होना ज़्यादा बेहतर है, तेरी बीवियों को गाली दे रहा है। तो ये लोग तय कर लेते हैं कि अब ये अपने भाई को रास्ते से हटा देंगे। इसके बाद क्या होता है, विकास गुप्ता, उसका भाई गौतम गुप्ता और हरियाणा वाला दोस्त, ये तीन लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने घर पे जाते हैं। और जब घर पे जाते हैं तो घर पे घुसते ही इन तीनों को कृष्ण मुरारी गुप्ता दिख जाता है। और जैसे ही कृष्ण मुरारी गुप्ता दिखता है तो मौका पाते ही ये लोग क्या करते हैं, इनके पास एक कुल्हाड़ी होती है, उस कुल्हाड़ी से कृष्ण मुरारी गुप्ता के ऊपर हमला कर देते हैं। कृष्ण मुरारी गुप्ता के ऊपर ऐसा हमला किया जाता है कि कृष्ण मुरारी गुप्ता एक ही बार में ज़मीन पे गिर जाता है। और जब वो नीचे गिर जाता है तो उसके ऊपर ये बार पे बार किए जा रहे थे, इनके पास चाकू छुरियाँ भी थी। अब ये जब बार कर रहे थे तभी वहाँ पे कृष्ण मुरारी गुप्ता की बीवी आ जाती है और वो देख लेती है। और जैसे ही वो देखती है तो वहाँ पे जाके शोर मचाने लगती है। अब उसने शोर मचाना शुरू कर दिया तो इतने में ही मौका मिलते ही ये अपनी भाभी के ऊपर हमला कर देते हैं। जैसे इन्होंने अपने भाई का कत्ल किया था वैसे ही भाभी का कत्ल कर देते हैं। और इसके बाद इन दोनों की लाश को ठिकाने लगाना था। अब जब ठिकाने लगाना था लाश को तो ये क्या करते हैं, भैया और भाभी के छोटे छोटे टुकड़े कर रहे होते हैं। छोटे छोटे टुकड़े करते समय जो भैया और भाभी के 2 बच्चे हैं, जिसमें 8 साल का अंश और 4 साल की प्राची, वो दोनों वहाँ पे आ जाते हैं। और वो वहाँ पे देखते हैं कि उनके जो चाचा हैं उनके माता पिता के छोटे छोटे कुल्हाड़ी से काट काट के हिस्से कर रहे हैं। अब इन लोगों की नज़र उन 2 छोटे बच्चों पर पड़ती है, जिसमें से एक की उम्र 8 साल और एक की उम्र 4 साल है। ये लोग सोचते हैं कि अगर हमने इन दोनों को जिंदा छोड़ दिया
तो ये लोग जो है बाहर जाके बता देंगे। इसीलिए इन दोनों को भी ख़त्म करना होगा। और ये तीनों लोग मिलके उन दोनों छोटे बच्चों का भी कत्ल कर देते हैं और कत्ल करने के बाद इन चारों का सर काट देते हैं, शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, 2 लोगों की लाशों को बोरे में भरते हैं और 2 लोगों की लाश को बैग में भरते हैं। और बैग और बोरे में भरने के बाद 2 बोरों को तो फेंकते हैं दुर्गामती नदी के पास और 2 बैगों को फेंकते हैं कर्मनाश नहर के पास। और वहाँ पे फेंकने के बाद जो सर होते हैं उन सर को उठा के विपरीत दिशा में बहुत दूर जाके फेंक देते हैं। अब पुलिस क्या करती है, इन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और अब इन चारों सर के बारे में पूछा जाता है। जो भैया और भाभी हैं उनके सर को तो पुलिस ने जो है बरामद कर लिया है, लेकिन जो छोटे बच्चे थे उनके सर अभी तक पुलिस को नहीं मिले हैं। लेकिन जब इस पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया तो सभी लोग चौंक गए कि 2 भाइयों ने ज़मीन के छोटे से टुकड़े के चक्कर में अपने बड़े भाई का कत्ल कर दिया। और जो बड़ा भाई है उस ज़मीन के छोटे से टुकड़े के चक्कर में अपने भाइयों को पीटता था, अपनी बहुओं को गालियां देता था, जिससे परेशान होकर दोनों छोटे भाइयों ने बड़े भाई का कत्ल कर दिया। सभी लोग चौंक गए क्योंकि इन्होंने कत्ल जो है इतनी बेदर्दी से किया था, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे। पुलिस के भी पसीने छूट गए थे इस हत्याकांड का खुलासा करने में, लेकिन पुलिस ने 5 से 7 दिन के अंदर ही इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद इन तीनों को जेल भेज दिया गया है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि जो 2 छोटे भाई थे, विकास या गौतम, ये दोनों बाहर काम करते थे। इन्हें पता था कि इनका भाई जो है गर्म स्वभाव का है, वो गालियाँ देता है, लड़ता है, झगड़ता है। अब जब इनकी शादियाँ हो गईं तो इन दोनों ने अपनी बीवी को उस घर में क्यों छोड़ा जिसमें इनका भाई इतने गलत व्यवहार करता था इनके साथ। अगर ये दोनों भाई अपनी अपनी बीवी को लेके अपने साथ वहीं चले जाते जहाँ पे ये लोग रहते थे तो शायद जो भाई है वो पीछे से इनकी बीवी को गाली नहीं देता और उसके भाई का पूरा परिवार आज जिंदा होता। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।